नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु पर। फ्रेंड्स, पहले हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में। देन फिर इसके बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर हम बात करें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को लेकर, तो यहाँ पर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी का लिक्विडेशन नहीं होता, कोई भी नई कंपनी नहीं बनती। मतलब जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वही अपने फाइनेंशियल्स स्टेटमेंट को रिकंस्ट्रक्ट करेंगी, वहाँ पर चेंजेस करेगी, बट लिक्विडेशन के प्रोसेस में नहीं जाएगी। और अगर हम बात करें एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की, तो बेसिकली यहाँ पर एक जो कंपनी रिकंस्ट्रक्शन करवाना चाहती है वो लिक्विडेट हो जाएंगी और उसको आइदर कोई टेक ओवर कर लेगा, मतलब परचेस कर लेगा, या ये किसी और कंपनी के साथ मर्ज होकर काम करना शुरू कर देंगे। तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में बेसिकली कंपनी का लिक्विडेशन होता है और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी का लिक्विडेशन नहीं होता। ऑब्वियस है, अगर लिक्विडेशन ही नहीं होगा तो नई कंपनी बनने का सवाल भी नहीं उठता, तो नो न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड। बट अगर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ नई कंपनी फॉर्म्ड होती है। उसके अलावा कैपिटल रिडक्शन की बात करें तो एक्सटर्नल यहाँ पर, क्योंकि हमें काफ़ी सारी लाइबिलिटीज लाइक क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर, शेयर होल्डर को उनके क्लेम्स को कुछ वेव कराना पड़ता है, मतलब हम रिड्यूस करते हैं, तो यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। बट अगर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की बात करें तो हम पूरा का पूरा बिजनेस ही सोल्ड आउट कर देते हैं, कोई और टेक ओवर कर लेता है, तो यहाँ कोई कैपिटल रिडक्शन की बात नहीं होती। बात करें अगर ट्रांसफर ऑफ असेट्स को लेकर, तो यहाँ कोई थर्ड सेकंड कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसीलिए कोई असेट्स ट्रांसफर भी नहीं होंगी। और अगर बात करें एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के केसेस में, तो असेट्स एंड लाइबिलिटीज का ट्रांसफर होता है। जो न्यू कंपनी होती है वो टेक ओवर कर लेती है जो भी रिक्वायर्ड या जो नेसेसरी असेट्स एंड लाइबिलिटी जो पॉसिबल है ट्रांसफर करना। उसके अलावा बात करें एप्लीकेशन को लेकर, तो यहाँ पर इन्हें रीअरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के लिए क्या करना पड़ता है, एप्लीकेशन देनी पड़ती है, और ये सीधा सीधा एक नई कंपनी फॉर्म करने के लिए या अपने आप को वाइंड अप करने के लिए एक एप्लीकेशन देते हैं। अगर बात करें ट्राइब्यूनल की, तो यहाँ पर आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में रिक्वायरमेंट होती है उसके अप्रूवल की, जबकि अगर बात करें एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में आपको कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। अगर बात करें लिक्विडेशन की, तो ऑब्वियस है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में लिक्विडेशन नहीं होता, जबकि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में लिक्विडेशन होता है। बात करें लॉसेस अगेंस्ट प्रॉफिट की, तो हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में बेसिकली मोटो ही होता है कि हम लॉसेस को ख़त्म करके हम आगे फ्यूचर में प्रॉफिट जनरेट करें। जबकि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ एक जो न्यू कंपनी है वो पुराने कंपनी के जो भी लॉसेस वगैरह सब टेक ऑफ करके क्या करते हैं, एक नई कंपनी बनाते हैं और उस नई कंपनी में फिर प्रॉफिट वगैरह के बारे में, प्रॉफिट जनरेशन के बारे में सोचते हैं। तो ये तो ओवरऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल लाइबिलिटी के डिफरेंसेस के बारे में हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलिए जी, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर हम करेंगे डिस्कस। तो क्वेश्चन कहता है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ विको लिमिटेड। ओके जी, आपके पास क्या दिया हुआ है, विको लिमिटेड के बैलेंस शीट दी हुई है। उसमें आपको गुडविल दिया है, अदर फिक्स्ड असेट्स दिए हैं, स्टॉक दिया है, डेटर दिया है और प्रॉफिट एंड लॉस है। वैसे आपके पास लाइबिलिटीज की बात करें तो 20,000 10% वाले क्या है, 20,000 आपके पास 10% वाले प्रेफरेंस शेयर है, फिर 2,000 इक्विटी शेयर है और 30,000 रुपए के आपके पास क्रेडिटर है, 2,100 रुपए वाले इक्विटी शेयर है। ओके, हमने ये क्या किया, बैलेंस शीट रीड किया। अभी ओनली हमने क्या किया, बैलेंस शीट रीड किया। आगे अगर हम क्या बात करें इसके स्कीम की, तो आगे लिखता है द फॉलोइंग रिजोल्यूशन। बताइए कौन सा रिजोल्यूशन लगता है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, तो इस रिजोल्यूशन पास हो गया। एंड द स्कीम वाज ड्यूली अप्रूव्ड बाई, कहाँ से अप्रूव्ड होना चाहिए, ट्राइब्यूनल से, मतलब कोर्ट से भी वो अप्रूव्ड हो चुका है। मतलब जो बेसिक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए वो सारी बेसिक कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कंडीशंस पढ़ना शुरू करते हैं। पहली कंडीशन बोलता है इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच
बी रिड्यूस टू फुल्ली पेड अप शेयर ऑफ ₹50 ईच। मतलब हमने क्या किया, समझिए बात को, हमारे पास जो इक्विटी शेयर थे, देखिए हमारे पास पुराने कितने इक्विटी शेयर थे, ₹100 वाला एक, टोटल 2000। तो इस इक्विटी शेयर को क्या कर दिया गया, बोलता है रिड्यूस कर दिया गया, रिडक्शन हो रहा है यहां पर कैपिटल का, टू काय में कन्वर्ट कर दिया, फुल्ली पेड अप शेयर ऑफ ₹50। मतलब ये 100 रुपए के शेयर को कन्वर्ट करके 50 रुपए में ला लिया गया। तो हमारे पास हुआ क्या, पुराने शेयर कैंसिल हो गए। तो हम इसकी जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे, यहां पे लिख देता हूं मैं, पहले पॉइंट की जनरल एंट्री क्या बनेगी, ओल्ड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ओल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से, पूरे 2 लाख से, टू, अब जो नए इक्विटी न्यू इक्विटी शेयर वो कैसे है, न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल 2000 इंटू 50 रुपए के हिसाब से 1 लाख आ जाएगा, और 1 लाख का क्या हो गया, रिडक्शन, तो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 1 लाख। तो इस तरीके से आपके पहले पॉइंट की एंट्री हो जाएंगी। होप सो आपको इतनी बात समझ में आ गई। हम बात करें अगर सेकंड पॉइंट को लेकर कि 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच टू बी रिड्यूस टू 80%। बोल रहा है कि हमारे पास जो 10% प्रेफरेंस शेयर थे, ये वाले 10 रुपए का एक, इसे रिड्यूस किया गया कहां तक, 80% तक बोलता है। ठीक है, रिड्यूस टू, सॉरी ये थोड़ा सा यहां पर टाइपिंग एरर है, इसे आप करेक्ट कर लीजिए। यहां पर टाइपिंग एरर है, ये 80% नहीं है, ये 8% है। ये जीरो को काट दीजिएगा यहां से, ओके, ये जीरो को यहां से काट दीजिएगा, ये 8% प्रेफरेंस शेयर है। थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया यहां पे, ओके, बढ़ते आगे। तो बोलता है कि जो 10% वाले प्रेफरेंस शेयर थे, 10 रुपए का एक, मतलब ये इसकी बात कर रहा है, इसको रिड्यूस किया गया 8% शेयर ऑफ ₹6 ईच फुल्ली पेड अप। मतलब ये 10% को, लो क्लियर कर देता हूं, ये 10% को उन्होंने कन्वर्ट कर लिया, ये जो 10% है इसको कन्वर्ट कर लिया 8% में, और ये 10 रुपए के शेयर को उन्होंने कन्वर्ट कर लिया 6 रुपए में। मतलब यहां पर इनके राइट्स के साथ भी वेरिएशन हो रहा है और इनके जो कैपिटल का भी रिडक्शन हो रहा है, यानी दो चीज हो रही है, राइट्स में भी वेरिएशंस हो रहे हैं और उनका कैपिटल भी रिड्यूस हो रहा है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर चीज की एंट्री की बात करें तो हमारी एंट्री बनेगी ओल्ड या फिर 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 2 लाख से, टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितने से, आपके 20,000 इंटू 6 के हिसाब से 1,20,000 के, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 80,000, बराबर, ओके। होप सो आपको यह बात भी क्लियर हो गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और थर्ड पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है गुडविल एंड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बी फुल्ली रिटर्न ऑफ। देखिए हमारे पास गुडविल है और हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस भी, इसको पूरी तरीके से राइट ऑफ कर दो, बोलता है राइट ऑफ मतलब खत्म कर दो। अब मुझे बताओ ये एसेट्स है, मतलब इनमें कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, इसे खत्म करना है तो इस पर्टिकुलर अकाउंट्स को क्या करना होगा, क्रेडिट। तो ठीक है, हम गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस को तो क्रेडिट कर देंगे, बट डेबिट क्या करेंगे भाई, तो डेबिट करेंगे हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को। तो थर्ड पॉइंट के लिए एंट्री क्या बन जाएंगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट कितनी आ जाएंगी, ये 50 प्लस 90 मतलब 1,40,000, टू गुडविल अकाउंट कितने से 50,000, उसके अलावा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने से 90,000। तो ये हमने थर्ड पॉइंट की एंट्री कर लिया, गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस को राइट ऑफ कर दिया। फिर अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट को लेकर कि जो बैलेंस है, अब ये कौन से बैलेंस की बात कर रहा है, बैलेंस अमाउंट टू बी यूज्ड। तो देखिए रिकॉर्गेनाइजेशन या रिकंस्ट्रक्शन के लिए बेसिकली हम एक स्पेशल लेजर ओपन करते हैं जिसका नाम होता है कैपिटल रिडक्शन। आप पहली एंट्री से देख रहे होंगे कैपिटल रिडक्शन। तो अगर मैं कैपिटल रिडक्शन का लेजर बनाऊं, जो भी मैंने पास्ट 3 एंट्री किया उसके बेसिस पर, तो पहली एंट्री में आई गेस 1 लाख रुपीस का क्रेडिट था बाय इक्विटी शेयर के नाम से। दूसरे इसमें आई गेस कितना था, 4 इंटू 80,000 का, दूसरे इसमें 80,000 का क्रेडिट था, और थर्ड केस में डेबिट था आपका 1,40,000 का। तो अगर मैं नेट बैलेंस निकालने की कोशिश करूं तो मेरा 40,000 का क्रेडिट बैलेंस निकलता है, मेरा 40,000 का क्रेडिट बैलेंस निकलता है। तो ये बैलेंस का यूज करना है हमने,
ये बैलेंस का यूज करना है हमने राइट ऑफ करने के लिए अदर फिक्स्ड असेट्स को। तो अदर फिक्स्ड असेट्स मेरी 1,80,000, उसमें से 40,000 मुझे राइट ऑफ करने हैं। तो किस चीज के अगेंस्ट? कैपिटल रिडक्शन का जो प्रॉफिट था उसके अगेंस्ट। तो कैपिटल रिडक्शन के प्रॉफिट में क्रेडिट बैलेंस है, उसे खत्म करना है इस असेट से, और ये असेट्स में डेबिट बैलेंस है। राइट ऑफ करेंगे तो ऑब्वियस है असेट्स को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो चौथी एंट्री मेरी हो जाएंगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू अदर फिक्स्ड असेट्स अकाउंट 40K, मतलब 40,000। होप सो बच्चों आपको यहां तक की चीजें समझ में आ गई। तो आपको बनाना क्या क्या था? आपको बनाना था जनरल एंट्रीज जो हमने देखा, उसके बाद आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बनाना था, जो भी हम वो चीज भी हमने डिस्कस किया जिसमें 40,000 का बैलेंस आया है। और बात करें अगर रिवाइज्ड बैलेंस शीट की, तो अब आप फटाक से रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। तो रिवाइज्ड बैलेंस शीट में आपका क्या क्या जाएगा, ये मैं एक रफली फॉर्मेट आपके सामने बना रहा हूं। यहां पर आपके 8% वाले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएंगे, कितने? 1,20,000 के। उसके अलावा यहां पर आपके पास न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा 1 लाख का। आपके क्रेडिटर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो क्रेडिटर एज इट इज रहेंगे आपके 30,000 के। तो ये लाइबिलिटी साइड कंप्लीट। असेट साइड में आपका गुडविल खत्म हो चुका है। अदर फिक्स्ड असेट्स की बात करें तो 1,80,000 में से 40,000 राइट ऑफ हो चुके हैं, तो बचेंगे 1,40,000। स्टॉक में कोई छेड़खानी नहीं किया है, स्टॉक पूरा का पूरा एज इट इज बच गया आपके पास 50,000 का। डेटर में भी हमने कोई छेड़खानी नहीं किया है, तो डेटर भी आपके पास एज इट इज बच गए 60,000 के। प्रॉफिट एंड लॉस पूरी तरीके से राइट ऑफ हो चुका है। तो ये हो चुकी है आपकी बैलेंस शीट की टोटल टैली। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज टोटली कंप्लीटेड। अब आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, बट इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय।